हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 नवंबर को हुए सेकंड शिफ्ट एग्जाम के बारे में। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को। एक्स्ट्रा फैक्ट में जो बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनना ही बनना है। तो यदि एक्स्ट्रा फैक्ट आप देखते हैं, वीडियो देखकर आने वाली शिफ्टों में आपके 10 नंबर 5 नंबर भी बनते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है। और जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, मतलब रिवीजन एक अलग होता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है और उसका मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं तो वो आपको अच्छी तरीके से सुनना है, नोट करना है, याद करना है। उसको जो भी करना है याद करना है। कहने का मतलब ये है, नोट करो या मत करो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे अपना परिवार अभी छोटा है, बड़ा हो, है ना। पहला क्वेश्चन बना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं यह लेकर रहूंगा, यह शब्द किसने कहे हैं। देखो, लगभग 70% क्वेश्चन मैंने जो 50 प्रैक्टिस सेट कराए हैं वहीं से आ रहे हैं। आप खुद चेक कर सकते हैं, जितना बने प्रैक्टिस सेटों को लगाओ, ठीक है। जिसका 5 या 10 दिन बाद एग्जाम है, सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस सेटों को लगा लो और एनालाइज देखते चलो। जितना पढ़ना था पहले आपने पढ़ लिया, बस एनालाइज देखो और प्रैक्टिस सेटों को लगाओ। अच्छा स्कोर बनेगा आपका जी के जीएस में। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं यह लेकर रहूंगा, यह शब्द किसने कहे थे? यह बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। ओके, इनसे संबंधित और आने वाली शिफ्टों में क्या क्या एग्जाम बन सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संगठन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, क्वेश्चन बनता है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है ना। फॉर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इन्होंने एनी बेसेंट के साथ होम रूल आंदोलन जो 1916 से 18 तक चला के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने केसरी और मराठा दो समाचार पत्रों की शुरुआत की थी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। जो केसरी और मराठा ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। आने वाली शिफ्टों में यहां से बनेगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? देखो, जो डीपीएसपी है वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो डीपीएसपी और मौलिक अधिकार आपको कंठस्थ कर लेने। मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो दोनों से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएगा, एक एक क्वेश्चन। तो दो और ज्यादा भी आ सकते हैं, 2 या 3 नंबर तो यहीं से बन जाएंगे। तो 42 है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, आर्टिकल 42 बोलता है। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44, आने वाली शिफ्टों में आएगा। आर्टिकल 44 समान नागरिक सहायता की आवश्यकता। आर्टिकल 45 रहने और चलने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 48 बीएफ के सेवन पर प्रतिबंध है। जो आर्टिकल 48 है, ये देखो मैं इसको आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ पूरा, मैंने इसलिए ये लिया है। राज्य और कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, आर्टिकल 48 बोलता है। जिसमें गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा, आर्टिकल 48 बोलता है। आर्टिकल 48A वेरी इंपॉर्टेंट है, वन और वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 48 आज आएगा ये किसी न किसी शिफ्ट में। आर्टिकल 49 बोलता है विरासत और स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 50 है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। और आर्टिकल 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये जितने मैंने आर्टिकल बताए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएंगे शिफ्टों में, ध्यान रखना है इसको। सहस्त्रभाव मंदिर जो सास महू का मंदिर है, कहां पर है? ग्वालियर में है। इसे हर्षसदनम मंदिर भी कहा जाता है और विष्णु के पद्म नाम रूप को समर्पित इसका निर्माण 1023 ईस्वी में
कच्छप घाट वंश के राजा महिपाल द्वारा कराया गया था। ठीक है, मैंने एक भारत के प्रमुख मंदिर से संबंधित वीडियो बना रखी है, आप वो कंप्लीट देखना। मंदिरों से क्वेश्चन भर रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट मंदिर मैंने उसमें कवर करा रखे हैं। ठीक है, कोई भी उससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखो मैंने जो ऊपर थंबनेल में भी लिखा हुआ है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, यही आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। आप प्रैक्टिस सेटों को पक्का लगाएं, सभी क्वेश्चन वहीं से भरने हैं। तो ब्रिटेन से ली गई है। विश्व में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालियों का जननी माना जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, इसको सही तरीके से याद कर लेना। ठीक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा कहां से क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, सभी कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, भाई जब आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति के पास जो मौलिक अधिकार इंसान बताता है ना कि ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, तो उसके संबंध में जब आपातकाल लगता है तो उसकी पूरी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। ठीक है, तो वो कहां से है? जर्मनी से लिए गए। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। ठीक है, ये सभी संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। ये कहां से लिया गया? कनाडा से। संविधान संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, पंचवर्षीय योजनाएं, सभी रूस से ली गई हैं। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श लिए गए। फ्रांस से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में पहली बार एशियाई खेल कब आयोजित हुए? देखो भारत में 2 बार एशियाई खेल कराए गए हैं, जो दोनों बार दिल्ली में हुए। पहली बार तो पहले एशियाई खेल हुए थे, ये हुए थे 1951 में दिल्ली में। ठीक है, 51 में दिल्ली में। लेकिन दूसरे जो हुए वो हुए थे 1982 में भारत में, वो भी नई दिल्ली में ही हुए थे। ठीक है, तो 2 बार कंडक्ट करा चुका है एशियाई खेलों को भारत। 2022 में जो एशियाई खेल हुए हैं रिसेंटली, वो चीन में हुए, हांगझोउ शहर में। और 2022 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? झांग यूफी एंड क्वीन हेयांग, दोनों चाइना के हैं। जो एक है प्रवीण कुमार सोबती, जिनको भारत का महाभीम कहा जाता था, उनका निधन फरवरी 2022 में हुआ है। ये आएगा क्वेश्चन। इन्होंने डिस्क थ्रो में एशियाई खेलों के अंदर 4 पदक जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। ध्यान रखना, प्रवीण कुमार सोबती, जिनको भारत के महाभीम के नाम से जाना जाता था। इनका किस खेल से संबंधित है? डिस्क थ्रो से संबंधित है। जो 2022 में भारत की रैंक आई, वो आई थी 4th, जिसमें टोटल 107 गोल्ड मेडल जीते, 107 टोटल ये मेडल जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। जो 2026 के एशियाई खेल होंगे वो होंगे जापान में, नगोया शहर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, निष्ठा योजना को 2019-20 में किस मंत्रालय ने जारी किया? ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा ये जारी किया गया। इसकी में जो निष्ठा है उसका अर्थ होता है विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल, निष्ठा का अर्थ है। और निष्ठा की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट,
ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी, यदि पूछी जाती है तो। और इसका उद्देश्य प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और आईसीटी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र मिशन है, कब शुरू हुआ था? ये 25 जून 2015 को शुरू हुआ था और जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र में सभी को आवास उपलब्ध कराना था। ठीक है, ऐसे ही यदि पूछा जाता है कि जो प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण है उसका पुनर्गठन कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 2016 को पुनर्गठन हुआ है ग्रामीण वाले का। इसमें जो प्रधानमंत्री योजना शहरी क्षेत्र मिशन है उसके अंतर्गत निर्मला सीतारमण ने 2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिन्हित पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए के आवंटन की भी घोषणा की थी। ठीक है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन रहा है तो ये भी पूछा जा सकता है कि 2022-23 में जो 80 लाख घर बनने उसके लिए कितना पैसा आवंटित किया गया था? तो 48,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल निकायों के भीतर पृथ्वी की सतह पर सामग्री पर जमाव और उसके बाद सीमेंटीकरण के माध्यम से कौन सी काटने सॉरी ये गलत हो गया, मतलब कौन सी चट्टानें बनती हैं, यहाँ आएगा कौन सी चट्टानें बनती हैं, तो अवसादी चट्टानें बनती हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान और सेल खरी। ऐसे जो आग्नेय चट्टानें हैं उनके हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ड्यूनाइट, ये उदाहरण है। एक क्वेश्चन बना था चंद्रगुप्त मौर्य किसको परास्त करके मौर्य साम्राज्य के राजा बने थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को युद्ध में हरा दिया था और 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठ गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ये क्वेश्चन आ गया है। उन्होंने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराया और 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर चाणक्य, जिनको कौटिल्य नाम से जाना जाता है, ये बुद्धिमान व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही थे। और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, इसको ध्यान रखना आप। 305 ईसा पूर्व में, सन भी आता है, सन याद रखना है आपने। तो ग्रीक जो राजदूत थे मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। क्वेश्चन बनता है मेगास्थनीज भारत किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पूरा उत्तर भारत एकजुट था। उन्होंने जैन धर्म अपनाया और भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे। ठीक है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था, ये क्वेश्चन बना था, है ना। तो ज्यादातर जितने क्वेश्चन बन रहे हैं 70-80% सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेटों से। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। कहाँ की जेल में? यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, जो कहाँ पर है? पुणे में है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है पूना पैक्ट किस जेल के अंदर हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, ये भी क्वेश्चन तो ये बना हुआ है। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। तो समझौते में जो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया था और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायकों में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी। देखो, केंद्रीय विधायक मंडल में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी, आपको ये फिगर याद रखना है। और ये 71 से 147 कर दी गई थी, ये याद रखना। उस समय
लॉर्ड वेलिंगटन के समय इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ये भी इस अंग्रेज का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये क्वेश्चन बनाया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था भाई, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर की जीत हुई थी, है ना। तो और क्वेश्चन बनता है पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो 5 नवंबर 1556 को बैरम खां, जो अकबर का सेनापति था, एवं हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति था, जो के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी सेकंड उसकी में, है ना, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। इससे संबंधित वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अकबर वाला मैंने कंप्लीट बढ़िया तरह डिस्कस किया है। अकबर से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह दुर्रानी की विजय हुई थी तीसरे युद्ध में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, बम्बई महाराष्ट्र में है। जी, इसका जो आरबीआई का मूल मुख्यालय था, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तब कलकत्ता में था, लेकिन 1937 ईस्वी में इसे बम्बई ट्रांसफर कर दिया गया। 1937 में यदि आपसे ये पूछा जाता है कि बम्बई का मुख्यालय कलकत्ता से, सॉरी, आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से बम्बई कब ट्रांसफर किया गया था, तो 1937 ईस्वी में, ठीक है ना। और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आती है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, इसका जो अधिनियम है वो है 1934, वह विधायी अधिनियम है जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। सबसे पहले 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो डेट आपको याद रखनी है 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है, ठीक है। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षण है, और भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे अक्सर मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पूछ लिया जाता है करेंसी बिल्डिंग कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता के बीबीडी बाग में 19वीं सदी का प्रारंभिक इमारत है। 19वीं सदी में की प्रारंभिक इमारत है। इसकी जो करेंसी बिल्डिंग है वो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। यह इमारत मूल रूप से 1833 में आगरा बैंक की कलकत्ता शाखा के लिए बनाई गई थी। 1935 से 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने इस इमारत को अपने पहले केंद्रीय कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया था। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय द्वारा मुद्रित किए जाते हैं। जो 1 रुपए का नोट है उसमें वित्त मंत्रालय द्वारा जो मुद्रित किए जाते हैं, लेकिन जो अन्य नोट हैं उसमें आरबीआई द्वारा मुद्रित किए जाते हैं अन्य नोट। ये जितने पॉइंट बताए हैं आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन बनता है, तो इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, कोई क्वेश्चन आया था, किसी भी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा होगा, मैं सभी का बता देता हूं। तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास था, जिससे गरीबी उन्मूलन व आय वृद्धि हो सके। अभी तो बना था पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो मैंने बता दिया आपको, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास था, जिससे गरीबी उन्मूलन व आय वृद्धि हो सके। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका था आर्थिक विकास। सेकंड थी तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र। थर्ड थी कृषि विकास और वृद्धि। फोर्थ थी विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता। पांचवी थी रोजगार और गरीबी उन्मूलन, और छठवीं थी आर्थिक मुक्ति। सातवीं थी प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता का स्तर और उद्योगों का आधुनिकीकरण। आठवीं थी गरीबी उन्मूलन। नौवीं गरीबी उन्मूलन।
10वीं थी समावेशी विकास और समान विकास, और 11वीं थी तेजी से और अधिक समावेशी विकास, और 12वीं थी तेज अधिक समावेशी और सतत विकास। उसके बाद 12वीं के बाद पंचवर्षीय योजनाएं खत्म कर दी गई और नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। क्वेश्चन बन रहा था सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने और कब की थी? तो 1820 में गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में की थी। अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? यह समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। जो समाज में कोई गरीब और कमजोर वर्ग का लोग है जिसके पास अपना वकील किसी केस में वकील खड़ा करने के लिए पैसा नहीं है, तो उसके लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये आर्टिकल 39A बोलता है। भजन सुपारी का संबंध किस घराने से है? तो सोफियाना घराने से है। यह एक संतूर वादक है। काला सागर कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है काला सागर। ठीक है, ये क्वेश्चन बने थे सभी। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो मैंने पहले एक स्लाइड में कंप्लीट कौन कहां से लिया गया मैंने कंप्लीट बता दिया है, सबको रट लेना आप। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? देखो ज्यादा ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं साइंस से और मोटे मोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपने बस ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ लेना, साइंस को पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो 48 ग्राम प्रति मोल इसका मॉलिक्यूलर मास है ओजोन का, क्योंकि ओजोन O3 होता है ना, O3 O का 16 इंटू 3 तो 48 हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2023 विजेता टीम कौन सी है? तो चैंपियन टीम है चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की। आईपीएल से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई थी, देख लेना प्लेलिस्ट में, या स्पोर्ट्स से संबंधित 20 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं स्पोर्ट्स के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थोड़ी मतलब ज्यादा 15-20 मिनट की वीडियो होगी, वो देख लेना आप। जितने भी आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उसमें है, या स्पोर्ट्स से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे। तो चेन्नई जीती थी, उसमें 5वीं बार जीती है चेन्नई। उपविजेता रही थी गुजरात। सबसे अधिक रन जो बनाए ऑरेंज कप किसके पास थी? शुभमन गिल के पास, उन्होंने 890 रन बनाए थे। सबसे अधिक विकेट लिए पर्पल कैप जिसके पास थी? मोहम्मद शामी, है ना, कहाँ के? गुजरात के, और जिन्होंने 28 विकेट लिए थे। दोनों शुभमन गिल भी गुजरात की तरफ से थे और मोहम्मद शामी भी गुजरात की तरफ से थे, ध्यान रखना, है ना। शुभमन गिल ने 890 रनों के साथ ऑरेंज कप अपने पास रखी। पर्पल कैप मोहम्मद शामी ने 28 विकेट लेकर अपने पास रखी है। मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस, इन्होंने 5 बार ये आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। आईपीएल की ट्रॉफी 5 बार दोनों ने जीती है। इसमें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड यशस्वी जायसवाल जो राजस्थान रॉयल्स के थे, इन्होंने जीता है। यशस्वी जायसवाल अच्छा खेले। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन शुभमन गिल रहे, ये गुजरात से ही, आपको मैंने बता ही दिया पहले। ये मैंने वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां देख सकते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्राचीन भारतीय प्राचीन ग्रंथ है मुंडको उपनिषद। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। किसको? सत्यमेव जयते को। राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर सत्यमेव जयते अंकित है और यह शब्द सभी भारतीय मुद्रा नोटों के एक तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, सभी पॉइंट जितने बता रहा हूं परीक्षा में आए हैं और आएंगे आपकी शिफ्टों में, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं। भारत में कितने % आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है? तो वो है 58%। जो 1950 से 51 में देश की जो जीडीपी में कृषि का योगदान था वो था 52%।
52% के आसपास था, लेकिन 2022-23 में यह घटकर 20% से भी कम हो गया है। इसको ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है, आएगा ये। और 2019-20 में जीवीए के लिए कृषि का योगदान 16.5% है, जीवीए के लिए। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? पहली शिफ्ट में मैंने बताया था, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, 143, 123, 213, ये सभी इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। पहली बात तो आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है इसमें। धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। यदि उन्होंने 14 दिनों के अंदर इसे स्वीकृति नहीं दी, है ना, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। यदि उन्होंने 14 दिनों के अंदर स्वीकृति नहीं दी तो इसे पारित माना जाएगा। ठीक है। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। इसे मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। 26 मार्च 16 दिसंबर 1971 को मुक्ति संग्राम जिसे कहा जाता है, 26 मार्च 16 दिसंबर 1971 को, 26 मार्च से 16 दिसंबर 1971 तक चला था। भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस 16 दिसंबर के रूप में मनाता है। संविधान के 70वें संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत का संविधान संशोधन अधिनियम 70वां जो है 1992 में हुआ था। यह संशोधन पुडुचेरी और दिल्ली की विधायिका के सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान करता है। किसके लिए शामिल करने का? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। भारत के राष्ट्रपति के 1992 के चुनाव में संघ शासित प्रदेशों के सदस्यों ने पहली बार भाग लिया था, है ना, जब ये संविधान संशोधन हो गया। पहले क्या था? देखो, पहले ये था कि राष्ट्रपति के चुनाव में आर्टिकल 54 एक निर्वाचित मंडल का प्रावधान करता है, जिसमें केवल संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाएं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के नहीं थे, शामिल थे। समझ में आ गया? मतलब एमएलए और एमपी जो राज्यों की विधानसभाओं से आते थे वो ही भाग लेते थे। किसमें? राष्ट्रपति चुनाव में। लेकिन 70वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए थे वो भी भाग लेने लग गए, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में। सिलप्पा दिकारम नाटक मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल की सबसे प्रारंभिक महाकाव्य कविता है ये। 5वीं और 6वीं शताब्दी में प्रिंस इलंगो आदिकाल द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई बनता है जो एक आध क्वेश्चन तो छूट ही जाता है, ठीक है ना। ये काफी हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, और यदि आपने पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पढ़ा हुआ है तो आपके लिए सरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सेकंड और थर्ड सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो देखो, सबसे ज्यादा तो फर्स्ट में उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे कम की तरफ से बता रहा हूं, फिर बढ़ते हुए सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ठीक है ना। सबसे कम है सिक्किम में, फिर थोड़ी सी उससे ज्यादा है मिजोरम में, फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश में, उससे थोड़ी ज्यादा है गोवा में, ठीक है, उस तरीके से है। राज्य द्वारा जनसंख्या घनत्व यदि पूछा जाता है आपसे, तो सबसे उच्चतम जनसंख्या घनत्व क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से? बिहार में 1106, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, और सबसे निम्नतम अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है जनसंख्या घनत्व। फिर है मिजोरम में, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। ये क्रम याद रखना, क्वेश्चन आ रहा है यहां से आएगा। अब की बार जनसंख्या पूछा है, फिर क्या पूछेगा? जनसंख्या घनत्व। मुखौटा नृत्य कहाँ का प्रचलित है? तो मुखौटा नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का प्रचलित है।
लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के सभी नृत्य आ रहे हैं, है ना, ज्यादातर। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन बना था, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा और सचिव थे डॉक्टर एजी नोहरेन। 1927 ईस्वी में 1927 में थे ये दोनों, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। वर्तमान में कौन है पीटी उषा? भारत के पहले राष्ट्रीय खेल वर्ष 1940 में बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, में आयोजित किए गए थे। भारत के पहले राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए थे? बंबई में हुए थे। कब हुए थे? 1940 ईस्वी में। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। अध्यक्ष पूछ लिया, अब की बार गठन पूछ लेगा। मयूर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो मयलाट्टम जो नृत्य है उसको मयूर नृत्य कहा जाता है, जो केरल और तमिलनाडु का नृत्य है, जिसे मोर नृत्य के रूप में जाना जाता है। अच्छा, वैसे मयूर नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। रासलीला, मयूर और ख्याल नृत्य सभी उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में आता है? क्वेश्चन बना था, स्पोर्ट्स से संबंधित है कि फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में आता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष में आता है। फीफा कप हर 4 साल में आता है। और प्रथम फीफा वर्ल्ड कप कहाँ? उरुग्वे में हुआ था 1930 में। विजेता उरुग्वे ही रहा था। 1922 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में हुआ है। विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना रहा है। 26 में होगा कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, तीनों मिलकर कराएंगे। यहाँ होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026। 2030 फीफा वर्ल्ड कप होगा मोरक्को और पुर्तगाल और स्पेन, तीनों मिलकर कराएंगे, ठीक है ना। और 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होगा सऊदी अरबिया में। 2034 तक आ चुका है शेड्यूल फीफा वर्ल्ड कप का। धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया? टोटल 3 भागों में विभाजित किया गया है, गढ़, मध्य शहर और निचले शहर। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल की अनुपस्थिति पर कौन शपथ दिलाएगा? तो उनकी अनुपस्थिति पर कौन? आर्टिकल 219 क्या बोलता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञा करेगा और सदस्यता लेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे बड़ा पादप कौन सा खोजा गया है? तो पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, जो 2022 में, अभी रिसेंटली 2022 में अप्रैल मई में आई थिंक, है ना, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर खोजा गया, जो 180 किलोमीटर लंबा समुद्री घास है। लिबरो किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है, वॉलीबॉल से। रबी की फसल कौन सी है? कोई फसल का नाम दिया हुआ होगा, उसमें से पूछा है कि इसमें से रबी की फसल कौन कौन सी है। तो आलू, गेहूं, जौ, मसूर, चना, अलसी, मटर, तारामीरा, सरसों, कुसुम, तोरिया, ये सभी क्या है? रबी की फसल है। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर माह, सर्दियों के दौरान, अभी जो सीजन चल रहा है, में बोई जाती है और इन फसलों की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। क्वेश्चन बनेगा, रबी की फसल जो होती है उनकी कटाई कौन से महीने में की जाती है? ध्यान रखना। और हो सकता है आपको हिंदी महीना ही पूछ ले सीधा। इन फसलों को लौटते मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के दौरान बोते हैं। इन्हें सर्दियों की फसल भी कहा जाता है। किसको? रबी की फसल को सर्दियों की फसल भी कहा जाता है। इन फसलों के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। भाई सर्दी में है तो कम तापमान की आवश्यकता तो होगी। खरीफ की फसल बता देता हूं। यदि रबी की फसल से क्वेश्चन बना है तो आने वाली शिफ्ट में खरीफ की फसलों से भी क्वेश्चन बनेगा। खरीफ की फसलों में मक्का, धान जो चावल है, ज्वार, रागी, मूंगफली, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, तिल, जूट, सूरजमुखी के बीज, सन,
नाइजर सीड, कपास, तुअर और कुल्थी, ये सभी खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। 2022 में भरतनाट्यम के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला? 2022 का पूछा है, क्योंकि 2023 का तो अभी रिसेंटली आपको याद ही होगा, इसलिए 2022 से पूछ लिया। तो आर मोथुकुमाल 2022 में भरतनाट्यम, इन्होंने सथिर के लिए कला वर्ग में पद्मश्री जीता है। सदिर एक प्राचीन नृत्य रूप जो अधिक लोकप्रिय भरतनाट्य का पूर्ववर्ती है, इसके लिए इनको मिला हुआ है। भरतनाट्यम गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई को, भरतनाट्यम के लिए गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई को 26 जनवरी 2023 को 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह 2023 से क्वेश्चन बनता है और भरतनाट्यम से संबंधित बनता है, तो गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई पर आप टिक कर देना, ठीक है। भरतनाट्यम को सदर या दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, सदर या दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है भरतनाट्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था 2024 समर ओलंपिक किस देश में होंगे? मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पेरिस फ्रांस में होंगे। 2024 के समर ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में होंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि 2024 के कहाँ हुए थे? टोक्यो में हुए थे, और 2028 में जो होंगे वो लॉस एंजल्स में होंगे, और 2032 में होंगे वो ब्रिस्बेन में होंगे। 2032 में समर ओलंपिक। क्वेश्चन बना था राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार की मुख्य कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है तथा मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? यहाँ टोटल 34 गुफाएं हैं। गुफाओं का एक समूह है जिसमें 17 ब्राह्मणों की हैं, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सी? एलोरा की गुफाएं। जो अजंता गुफाएं हैं वो गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जिसमें कुल 29 गुफाएं। यदि आपका एलोरा की गुफाओं से क्वेश्चन बना है तो अजंताओं की गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन बनेगा अगला, उसमें पूछा जाएगा टोटल कितनी गुफाएं हैं, तो 29 हैं। किससे संबंधित है? सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? ये औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है, ओके। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अरे भाई लोगों, प्रैक्टिस सेटों को लगा लो, सभी को वहीं से आ रहे हैं सब क्वेश्चन, ये समझ लो 70% क्वेश्चन वहीं से जी के जीएस के। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, ढाका में, बांग्लादेश में, ठीक है। किसने की थी? सलीमुल्लाह खान ने की थी। जाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य जोरा, जाली, छारही, दामन, छापेली, महासू, नटी, डांगी, ये सभी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। ये जोरा, जाली, छारही ये इंपॉर्टेंट है सभी, और छापेली तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पता नहीं, छापेली नहीं छपेली बोला जाता है। कौन फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक हैं? वो है अनीता देसाई। अनीता देसाई, इसे पहली बार किसको? इस पुस्तक को 1919 में ग्रेट ब्रिटेन में चड्डो एंड विंड्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे वर्ष 1919 में कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था इस पुस्तक को। विटामिन बी के बारे में क्वेश्चन बना था, तो इसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, और विटामिन बी रेड ब्लड सेल के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाती है, ध्यान रखना। विटामिन B1। SCO में कौन सा नया देश शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन बता रहे हैं, बना था कि SCO में कौन सा देश नया शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन आया था। तो ईरान किया गया है। कब? जुलाई 2023 में। अच्छा, जो समिट हुई थी SCO वाली 2023 की, वो भारत में वर्चुअल रूप से, मतलब भारत ने कंडक्ट की थी, और भारत में वर्चुअल रूप से ये हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवासीय शिखर सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन
एससीओ के सबसे नए सदस्य के रूप में ईरान का स्वागत किया था। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। इसमें टोटल सदस्य हैं चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सभी देश हैं एससीओ के अंडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। थर्ड शिफ्ट को कराएंगे, देखो दोपहर तक आ जाएगा। नमस्कार।